उन्होंने हाथ जोड़ के किया है या 56 इंची का सीना दिखा के किया है, ये आपको मालूम है? बंदूक हमारे पे रखी, फायर हमारे से किया, हमारा संख्या बल दिखाया और अपना नाम ले लिया। ज़्यादा ड्यूटी करता है, टफ ड्यूटी करता है, वो सारे के सारे तो ओआर्स और जेसीओज ही करते हैं ना। इन लोगों का तो बहुत कम काम होता है। नमस्कार, मैं ईशान कपूर। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पे एक तरफ सैनिक अपनी बलिदान देता है देश की सरहद पे, ज़मीं पे देश के लिए, वहीं एक तरफ पूर्व सैनिक हमारे साथ कुछ हैं जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने हक की मांगे लेके बैठे हैं सरकार से। तो आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मांग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रधानमंत्री मोदी जी से। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक तिवारी है, मैं एयरफोर्स से हूँ, एक्स सार्जेंट और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन था। मैंने 15 साल नौकरी की है वहाँ पे। और एक्चुअली क्या है कि जो ओआरपी ना, ये मैं उन लोगों के लिए था जो अर्ली एज में आते हैं, मतलब 35 से 45 साल की उम्र तक जो आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ऑफिसर लोग हैं, इन्होंने अपना वर्चस्व थोड़ा ऊपर रखा और मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं ये लोग ले गए। 7वें पे कमीशन में भी क्या हुआ था कि और ओआर जेसीओज को तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.57 मिला, तो इन्होंने अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.81 लिया, यानी कि सैलरी उनकी ज़्यादा हो गई। अच्छा, उसी तरह से डिसेबिलिटी पेंशन हैं, वो भी, उसमें भी डिस्पैरिटी है, बहुत ज़्यादा अंतर है। और एमएसपी, मेन तो एमएसपी की बात है। देखिए, मिलिट्री सर्विस पे सारे के सारे लोग तो मिलिट्री की नौकरी करते हैं, फौज की नौकरी करते हैं और रिस्क पे है ये। तो जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहीं पे वो लोग काम करते हैं, तो रिस्क फैक्टर में डिफरेंस क्यों? जबकि इन लोगों के पास तो कंफर्ट ज़्यादा होते हैं हमारी अपेक्षा। जो ओआर्स हैं, जो नीचे के तबके के हैं, जेसीओज हैं, ओआर्स हैं, उनके अपेक्षा इन लोगों के पास ज़्यादा कंफर्ट होते हैं और इनके रिस्क भी इनका कम होता है। उसके बाद में भी जो रिस्क पे है, इनका जो एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे है, वो 15,500 रुपीज़ है, जबकि हमारा 5,200 है। ये डिफरेंस क्यों है? तो अच्छा, इससे पहले भी क्या हुआ था कि जब जनरल सतबीर सिंह का नाम? मेरा नाम है एक्स सूबेदार सत्येंद्र सिंह, पूर्व सैनिक। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी पूर्व सैनिकगण, जेसीओ, शाहीवान, एनसीओज और बहादुर जवानों, उनकी वीरांगना, वीर नारियाँ और विधवा नारियों के साथ जो पेंशन में जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव के विरोध में, जो हमारा शोषण हुआ, शोषण के विरोध में, जो हमारे साथ छल कपट हुआ है, उसके विरोध में हम यहाँ एकत्रित हैं। तो छल कपट किसने किया? छल कपट हमारे सेना के, पूर्व सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने और हमारी सरकार ने, दोनों का ही योगदान है हमारे शोषण करने में। हमारे साथ जो भेदभाव किया गया, छल कपट किया गया है, जो हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है, ये सरकार जिम्मेवार है केंद्र की और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेवार है। क्योंकि यहाँ पे इस एजुटेशन को लीड कर रहे थे, उस समय उनका मुख्य रूप से यही उनकी बात आती थी सामने, हमारे सामने, कि भाई जो भी हम करेंगे ना वो सभी के लिए करेंगे, मतलब ओआर्स और जेसीओज को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ उल्टा, उसका उल्टा, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो गया, हम लोगों को ना के बराबर फ़ायदा हुआ। तो मुख्य मांग यही है और मांगों के जो डिटेल्स हैं वो सामने हमने लिख रखी हैं कि मुख्य रूप से एमएसपी है, डिसेबिलिटी पेंशन है, विडो पेंशन है, विडोज़। तो विडोज़ को देखो, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, उसके बच्चे उसकी पेंशन पे आश्रित हैं, उन लोगों की इतनी कम पेंशन क्यों? उस पेंशन में कोई डिफरेंसेस होने चाहिए थे ना, उनको थोड़ा हाइक होना चाहिए था ना उनमें, लेकिन वहाँ पे भी डिफरेंसेस है। एक ऑफिसर की वाइफ है, यदि वो विडो है तो उसको तो मिल रहा है जाके अराउंड 70,000 रुपीज़, और जो जेसीओ ओआर की है और उनको मिल रहा है 15,500 या 16,000, 17,000। ये चीज़ें हैं जिसके कारण कि हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। दैट्स ऑल। तो आपका एक कहना है कि बड़ा जो अफसर है उसको ज़्यादा मिल रहा है और आपके साथ थोड़ा भेदभाव किया? एक्चुअली देखो, सुनो, ये तो हमेशा से होता आया है कि जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खाती है, और ये अब इन्होंने प्रूव भी करके बता दिया कि इनमें मन में ना इस तरह की भावना थी और है और रहेगी भी कि हम अफसर हैं। जबकि मुख्य रूप से जो सेक्रीफाइस करता है, लाइफ का सेक्रीफाइस करता है या ज़्यादा ड्यूटी करता है, टफ ड्यूटी करता है, वो सारे के सारे तो ओआर्स और जेसीओज ही करते हैं ना। इन लोगों का तो बहुत कम काम होता है, उसके बाद में भी इतना डिफरेंसेस क्यों है? ये डिफरेंसेस कम होना चाहिए, ये जो कम से कम अलाउंसेस हमें कम होना चाहिए। हाँ जी। ये जो विधवाओं की पेंशन थी वो थी 3500 रुपये 2006 में,
जो 2023 में बढ़ाकर सिर्फ 9,000 ही हुई है, ये भी आपकी ये भी मांग है। अब देखिए ना, वहाँ पे मांग वहाँ सामने दिखा रखा है, हमने लिख रखा है कि एक विडो पेंशन जो 9,000 रुपये हुई है, और इनके जो अफसर्स की जो वाइफ है, इनकी पेंशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। देखिए आप, अराउंड इट इज़ मोर देन 70,000 रुपीज़, 70,000 से ज़्यादा पेंशन हो रही है। तो ये है कि भाई कम से कम उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। ये नहीं कह रहे कि सब कुछ हमें दे दो, ORs को दे दो। जो 3% ऑफिसर्स हैं वो 97% को सुपरसीड कर रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए कि भाई देखो 97%। अब जैसे टोटल एलोकेशन ऑफ बजट हुआ, उसके अंदर ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो OROP में मैक्सिमम अमाउंट उन्हीं को मिल गया। उन्हीं को क्यों मिल गया, बाकियों को क्यों नहीं मिला। JCOs को तो एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। कईयों की तो काफ़ी तनख्वाहें कम हो गई हैं, ये पेंशन कम हो गई है। इस तनख्वाह में पेंशन में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, ये आपका एक ये है कि कमीशन के जवानों के लिए 2.57 का भेदभाव, ये क्या है? तो क्या है कि JCOs एंड ORs को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या होता है कि जो पिछली तनख्वाह होती है, बेसिक तनख्वाह होती है, उसको गुणा कर दिया जाता है 2.57 से, और नई पेंशन होगी। ये पे कमीशन में हुआ था। तो जो हमारा हुआ था 7th पे कमीशन में, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था 2.57, यानी कि पुरानी पेंशन को 2.57 से गुणा कर दिया, वो नई पेंशन हो गई। जबकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो 2.81 था। ये डिफरेंस क्यों, 2.57 2.81 डिफरेंस क्यों, ये बात है। हाँ जी, तो आपको इसको लेके ही आपको धरना है। और ये आपका एक और है, साल 2006 में जिस जवान की पेंशन 4,046 रुपये थी, जो 2023 के DRDO 2 के बाद बढ़कर 18,807 रुपये हुई है। देखिए सुनिए, अब यदि परसेंटेज के हिसाब से लगाएंगे तो सामने हमने दिया हुआ है परसेंटेज। देखो ऑफिसर्स का बढ़ा है 653%, 653% ऑफिसर्स का बढ़ा है, जबकि ORs का बढ़ा है 397%। भाई परसेंटेज जो इंक्रीज इन पेंशन और पेज वो तो बराबर ही होने चाहिए ना। ठीक है, उनकी ज़्यादा तनख्वाह तो ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वो तो बराबर होना चाहिए ना, ये बात है। तो आपका कहना है कि जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हो रहा है उसको सेम रखा जाए, तनख्वाह बड़ी हो कम हो वो अलग बात। देखिए ये तो डेफिनेटली है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी की 100 रुपये बेसिक है, एक आदमी के 500 रुपये बेसिक है, और दोनों को ये 2% देते हैं, तो 100 रुपये वाले के 20 रुपये बढ़ेंगे, और जो 100 रुपये वाले के 2% में 2 रुपये बढ़ेंगे, जबकि 500 वाले के 10 रुपये बढ़ेंगे। ये तो बट नेचुरल है, लेकिन कम से कम परसेंटेज का तो डिफरेंस ख्याल रखें। उसमें तो कोई है ना चेंजेस नहीं होने चाहिए ना, कि उनका ज़्यादा तनख्वाह है और उसके भरे को आप भर रहे हो, यानी कि जिसको ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, आप उनका 2.81 करके और भी ज़्यादा उनको तनख्वाह दे रहे हो। तो परसेंटेज तो बराबर होना चाहिए, रेट ऑफ इंक्रीज तो एटलीस्ट सेम हो। कि उन्होंने हमारे JCO जवानों के कंधे पर बंदूक रख के, हमारी संख्या बल दिखा के अपना मकसद हासिल कर लिया, अपना पेंशन बढ़वा लिया, यानी अपना उल्लू सीधा कर लिया। कंधे पे बंदूक हमारे पे रखी, फायर हमारे से किया, हमारा संख्या बल दिखाया और अपना नाम ले लिया। वहाँ जाके बोलते थे मेरा जवान ये है, गरीब है, मेरा JCO ये है, यहाँ इस तरह की बातें करते थे। लेकिन वहाँ जो अंदर है हमें क्या पता, हम तो इस बात को पहचान ही नहीं पाए कि जो हम सोचते थे जो बाहर बोल रहे हैं वही अंदर होगी, हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी, हमारे लिए लड़ रहे हैं लोग, लेकिन अंदर जो है हमारा नाम तक नहीं लिया। सारा का सारा पहला जो OROP 1 हुआ था उसमें मेरा 20 रुपया बढ़ा था, सिर्फ 20 रुपये। तकरीबन उसमें से 90% से ऊपर पैसा हमारे अधिकारीगण गटक गए। आप ये लगा लो OROP 1 में 42,700 करोड़ रुपया मिला था, सारा का सारा वो खा गई। अभी OROP 2 में 23,638 करोड़ रुपया मिला है, सारे के सारे वो अधिकारियों के ही उसमें गया है। 3% लोग 97% पैसा खा गए और 97% को 3% में गुजारा करना पड़ा है, और हमारा तो नाम ही नहीं है उसमें। मैं थोड़ा जानना ये ORP 1 और ORP 2 है क्या? OROP ये जो लागू की थी ये हमारे अधिकारियों के लिए नहीं थी एक्चुअल में। तो आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ जवान से सूबेदार मेजर के लिए लागू थी। क्यों? क्योंकि जो है ये कम सर्विस में, कम एज में अपना पेंशन आ जाते हैं, और वो 60 साल सर्विस करके पेंशन आते हैं,
उसके बाद भी उनकी तो गारंटी मरने वाले दिन तक उनको तो कोई ना कोई जॉब मिलता ही है, उनका जॉब कभी ख़त्म नहीं होता। उनको हमारा ECHS है वहाँ बैठा होगा, हमारा कैंटीन है वहाँ बैठे होंगे, हमारा जो है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे अपना सोल्जर बोर्ड है वहाँ होंगे, और कुछ नहीं तो सिक्योरिटी में होंगे। सिक्योरिटी में सरकार से लेंगे 31,000 जहाँ सरकार का वो है, और जवान को देंगे 15,000। हो रहा है ऐसा। 250 सिक्योरिटी गार्ड है नोएडा में, एक लंगड़ा सा कर्नल साहब है, वो 31,000 में से 15,000 जवान को देता है और बाकी 16,000 रुपये वो खुद खा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है। ये हमारा शोषण पहले से करते आए और अब और ज़्यादा कर रहे हैं। ये सरकार को इस पर मतलब लगाम लगाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। अच्छा, और इनके बहुत सारे सोर्स हैं। हमारा टोल टैक्स है, टोल टैक्स ले लेते हैं, गैस एजेंसी ले लिया, पेट्रोल पंप ले लिया, टोल टैक्स चला तो नहीं सकते। ये टोल टैक्स लेके अपने नाम से ये किसी को ठेकेदार को बेच देते हैं। भाई 50 करोड़ रुपए में बेच दिया, 10 करोड़ रुपए में बेच दिया, जैसा जैसा टोल है उसी हिसाब से ये अपनी पॉकेट भर लेते हैं और नाम इनका रहेगा लेकिन चलाएगा कोई दूसरा। तो इनका तो पैसे का कोई अपार संपत्ति है, इनमें कोई कमी नहीं है। मरने वाले तो इनका गारंटी इनकी नौकरी। यानी कि जिस हिसाब से अभी छापेमारी पड़ रही है ईडी की और सीबीआई की, क्या आपकी ये मांग भी है कि इनके ऊपर सीबीआई और ईडी की छापेमारी? हाँ बिल्कुल, हम अपने प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश करते हैं कि सेना में जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, आपने भी सुना होगा, कई बार आया है कि पूरी ट्रेन की ट्रेनें बेच देते हैं ये, पेट्रोल डीजल की, मिट्टी के तेल की, पूरी गाड़ियाँ की गाड़ियाँ राशन की बेच देते हैं, पूरी पता नहीं शराब की। बहुत एक दो के कोर्ट मार्शल भी हुए हैं, अभी भी होता है जो फंस जाते हैं। नहीं, अब नहीं हो रहे। मोदी जी के समय तो अभी खुला हो गया। अच्छा, अब नहीं हो रहा। मोदी जी के राज में तो बस ये जो ये बोलते हैं ना अमृतकाल है, अफसरों का नेताओं का अमृतकाल है। हाँ, बाकी हमारे लिए तो ये जहर काल है, जहर काल, अमृतकाल नहीं है। सिर्फ अफसरों का और नेताओं का अमृतकाल है। मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं पता? तो हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हम इस केंद्र की जो निकम्मी सरकार है, जो गूंगी बहरी अंधी सरकार है, जो जुमलेबाजी वाली सरकार है, जो तानाशाही अफसरशाही को बढ़ावा देने वाली सरकार है, इस सरकार को जगाने के लिए आए हैं। इस सोए हुए अपना देश का जो सबसे बड़ा चौकीदार है, उनको जगाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। और आज 22 दिन हो गए, लेकिन वो है कि जगने का नाम नहीं ले रहे। जगना तो पड़ेगा, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा नहीं जगोगे तो, लेकिन जगना पड़ेगा। और जितनी जल्दी जग जाएंगे इतना फ़ायदा है, देश का भी फ़ायदा है और उनके लिए भी फ़ायदा है। नहीं तो जो है बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चौकीदार जी अपना सही से काम नहीं कर रहे? नहीं, चौकीदार जी बिल्कुल सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिवा जुमलेबाजी के कोई काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि भारत को प्रधानमंत्री को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाओ और देश को बचाओ। यानी कि मोदी जी की इतनी लोकप्रियता यानी बात हो रही है हर जगह, और आप एक तरफ बोल रहे हैं कि देश का चौकीदार जो है मोदी जी वो सो रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए तो पक्का सो रहे हो। बात हो रही है सिर्फ जो है अमृतकाल अफसरों का और नेताओं का ही आ रहा है और वही मजे ले रहे हैं। बाकी हमारे कोई जो है मोदी जी का कोई बेनिफिट नहीं हमें। हाँ, किसी भी साइड से कहीं हमें कोई एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ है जब से मोदी जी आए। अब ये बताओ, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, मेरे पास में सबूत है। मेरा पेंशन और कम हो गया बढ़ने की बजाय। ऐसा होता है क्या? और मैं प्रधानमंत्री जी के लिए चिट्ठी लिख चुका हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। हाँ, कि जो है ये नया वेतन आयोग लागू हुआ तो पेंशन बढ़ने की बजाय कम कैसे हो गई? हमारा तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जेसीओ साहब जो कि कमीशन अफसर है, सेकंड क्लास गजटेड अफसर है, राष्ट्रपति जी महोदय जी की साइन होते हैं, गजट बन के जाता है, उनका नोटिफिकेशन से ही वो स्टार लगते हैं, लेकिन इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। हमको तो OR से भी नहीं चले आए। तो आपको भागने का तो हम कैसे कहेंगे? वो चल रहा है, जो जुमले भी ज़्यादा फेंक रहे हैं, इतना नहीं होगा, लेकिन जुमले मास्टर हैं। तो लेकिन अमेरिका के कहने के बावजूद रूस से तेल भारत खरीद रहा है
और वो भी रूबल में भुगतान कर रहा है, ना कि डॉलर में, क्योंकि अमेरिका कहता है डॉलर में भुगतान करो, लेकिन वो रूस का जो पैसा है रूबल उसमें कर रहे हैं। देखो साहब, वो ठीक है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब उन्होंने क्या बात किया है, उन्होंने हाथ जोड़ के किया है या 56 इंची का सीना दिखा के किया है, ये आपको मालूम है या मेरे को मालूम? मेरे को तो नहीं मालूम साहब, आपको मालूम हो तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। हाँ, बात करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तो सीना जो 56 इंची वाला है वो सीना दिखा के करो, और एक हाथ जोड़ के करो, मैं ऐसे कर देता हूँ, मतलब जुमले फेंक के जो है वो तरीका अलग हो सकता है, कोई भी वो तरीका हो सकता है। ये पूर्व अफसर जो अपनी जायज़ मांग लेके यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारी भी ये दरख्वास्त है प्रधानमंत्री मोदी जी से, केंद्र सरकार से, कि प्लीज़ कृपया करके इनकी बात सुने और इनको जो इनका हक है वो आप दीजिए, क्योंकि ये वो जवान हैं जो पूरे देश को नाम सर ऊंचा करते हैं और पूरे देश को हमारे सेना की रीढ़ की हड्डियां, और उनको ज़मीनी स्तर पे बाकायदा ये लोग ही हैं जो देश की सरहदों पे खड़े हैं, तभी हम यहाँ पे देश में आज़ाद हैं और अपना घरों में आराम से नींद से सोते हैं। तो कृपया करके ऐसे हमारे सेना के जवान जो भाई साहब हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी ज़रूर मदद करें और उनकी बात सुने ताकि उनको उनका हक मिल सके। थैंक यू सो मच आवाज़ न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। और ये उनका जवाब भी है।